7 अप्रैल की रात हालात ऐसे बन चुके थे कि पूरी दुनिया को लग रहा था अब मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद ही सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान नहीं माना तो उसकी पूरी सभ्यता तबाह कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। ट्रंप का ये बयान कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि सीधे सीधे युद्ध का संकेत था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब बस कुछ ही घंटों में अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला होगा, क्योंकि इससे पहले 6 अप्रैल को भी ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि या तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलो या फिर भारी बमबारी के लिए तैयार रहो। 7 अप्रैल की शाम तक ये साफ हो गया था कि टकराव अब अपने चरम पर है और हमला लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन ठीक उसी समय पर्दे के पीछे एक ऐसा कूटनीतिक खेल शुरू हुआ जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगातार एक्टिव हो गए। दोनों ने एक साथ वॉशिंगटन और तेहरान से संपर्क साधा और लगातार फोन कॉल्स के जरिए दोनों देशों को मनाने की कोशिश करते रहे। उनकी अपील सीधी थी, कम से कम 2 हफ्तों के लिए हमले को रोक दिया जाए ताकि बातचीत का रास्ता निकल सके। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि मजबूरी भी थी, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करता तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ता। ईरान उसका पड़ोसी देश है, ये सब जानते हैं। ऐसे में शरणार्थियों का संकट खड़ा हो सकता था, तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी और पहले से कमजोर आर्थिक हालात और खराब हो सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो जंग के दौरान पाकिस्तान में डीजल की कीमतें 500 पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच गई थी। स्कूल बंद करने पड़े, दुकानों के समय सीमित करने पड़े और कई जगह तो वर्क फ्रॉम होम लागू करना पड़ा, यानी कि लॉकडाउन वाला माहौल। यानी अगर जंग और बढ़ती तो पाकिस्तान के लिए हालात संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। इसी बीच चीन ने भी इस पूरे मामले में दखल दिया और ईरान पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो टकराव को बढ़ाने की बजाय बातचीत का रास्ता चुने। कहा जाता है कि बीजिंग के हस्तक्षेप के बाद ही तेहरान ने अपना रुख थोड़ा नरम किया। आखिरकार इन सभी कोशिशों का असर दिखा और 8 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि अमेरिका 14 दिन के लिए बमबारी रोकने को तैयार है, यानी कि सीज फायर, लेकिन सिर्फ 14 दिनों के लिए। इसके लगभग 40 मिनट बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इसकी पुष्टि कर दी और फिर करीब 2 घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तरफ से सभी सैन्य इकाइयों को फायरिंग रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। इस तरह एक ऐसा युद्ध जो किसी भी वक्त भड़क सकता था, अचानक थम गया, लेकिन सिर्फ अस्थायी रूप से। दरअसल ये कोई स्थायी शांति समझौता नहीं, बल्कि सिर्फ 14 दिनों का अस्थायी सीज फायर है जो कई शर्तों पर टिका हुआ है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को तुरंत खोल देता है और वहां से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित करता है तो अमेरिका इस दौरान बमबारी नहीं करेगा। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें उसने कई बड़ी शर्तें रखी या फिर यूं कहें कि मांगे रखी हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल न सिर्फ मौजूदा हमले रोके, बल्कि भविष्य में भी किसी तरह का प्रिवेंटिव स्ट्राइक ना करने की लिखित गारंटी दे। इसके अलावा ईरान ने सभी आर्थिक और परमाणु प्रतिबंध हटाने, करीब $100 बिलियन की फ्रीज की गई संपत्ति वापस करने और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग रखी है। ईरान ये भी चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र और इराक से अमेरिकी सेना की वापसी हो और क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय देशों को दे दी जाए। सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज़ स्ट्रेट का माना जा रहा है, जिस पर ईरान अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। ईरान इसे अपनी समुद्री सीमा का हिस्सा मानता है और उसने ये भी प्रस्ताव दिया है कि जहाजों को गुजरने दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा और डेटा शेयर भी करना होगा। इतना ही नहीं, ईरान और ओमान मिलकर हर जहाज से करीब $20 लाख तक का टोल वसूलने की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान चाहता है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती और सीरिया में अपने ऑपरेशन बंद करे ताकि पूरे इलाके में तनाव कम हो सके। अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने इस प्रस्ताव को अभी के लिए तो पर्याप्त नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि ईरान ने एक अहम कदम उठाया है और आगे बातचीत जारी रखेंगे। अब बात इजराइल की करें तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर का समर्थन तो किया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
उन्होंने साफ कहा है कि यह तभी संभव है जब हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोला जाए और ईरान अपने सभी हमले बंद कर दे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे में लेबनान को भी इसमें शामिल बताया गया था। यानी यहां भी एक तरह का मतभेद साफ दिखाई पड़ता है जो आगे चलकर समस्या बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 14 दिन बाद ये सीज फायर जारी रहेगा या फिर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने पहले ही कड़ा रुख दिखाते हुए कहा है कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो उसके पास न पुल बचेंगे न पावर प्लांट। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि ये कोई अंत नहीं बल्कि सिर्फ एक विराम चिन्ह है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग प्रस्तावित है जिसमें कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी शामिल हो सकते हैं और कोशिश होगी कि इस अस्थायी सीज फायर को एक स्थायी समझौते में बदला जा सके। लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो इजराइल पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है और हालात फिर से बिगड़ सकते हैं या फिर इससे भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। ऐसे में जब भी इस रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिसका सीधा असर महंगाई और रुपए पर पड़ता है। युद्ध के दौरान भारत में पेट्रोलियम महंगा हो रहा था और रुपया दबाव में था, लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में करीब 16% की गिरावट आई और शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। इसका मतलब है कि अगर हालात स्थिर रहते हैं तो भारत को महंगाई से राहत मिल सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर भी हो सकती है। साथ ही खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की कमाई यानी कि रेमिटेंस भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। हालांकि दूसरी तरफ एक रणनीतिक चिंता भी है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत के लिए एक कूटनीतिक झटका हो सकता है, क्योंकि भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट पर भारी निवेश किया था ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर मध्य एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। लेकिन अब अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मुख्य रास्ता पाकिस्तान बन जाता है तो कहीं ना कहीं भारत की ये रणनीति कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ट्रंप जैसे नेता अपनी प्राथमिकताएं जल्दी बदलते हैं और अगर पाकिस्तान इस डील में सफल रहता है तो उसे इसका फायदा मिल सकता है, जबकि नाकाम होने पर वही पाकिस्तान आलोचना का शिकार भी बन सकता है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि ये सीज फायर किसी स्थायी शांति का संकेत नहीं बल्कि सिर्फ एक अस्थायी ठहराव है। आने वाले 14 दिन बेहद अहम होंगे क्योंकि यही तय करेंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई ठोस समझौता हो पाएगा या फिर दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बंदूकें भले ही कुछ समय के लिए शांत हो गई हो, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और हालात किसी भी वक्त फिर से बिगड़ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।